हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ हाई थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम थर्मोडायनामिक्स के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट 2025 के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है जिसमें हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। और हमने प्लानिंग प्रॉपर वीडियो बना दिया है नीट के लिए। हमारा जो नीट का केमिस्ट्री का पेपर होगा, जो हमने स्ट्रेटेजी दिया है वहीं से आएगा पेपर। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं ना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैं इस बात का आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि लगभग 99% केस में यही क्वेश्चन, यहीं से कॉन्सेप्ट मिलेगा, यही सब मिलेंगे क्वेश्चन। मतलब डाटा चेंज होगा और जो ये मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था उन्हीं क्वेश्चनों में से मैच खाएगा, है ना। आइए फिलहाल के लिए इसको सॉल्व करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक तरीके से आपका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ना कि आपका पूरा थर्मोडायनामिक्स रिवाइज हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को कोशिश किया है कवर करने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, एट 300 केल्विन एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम 30 डेकामीटर क्यूब टू 40 डेकामीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर, मतलब वही कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल, देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज। तो आपसे बोला है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अप्रोच सीखना है। मेन चीज़ है ना अप्रोच, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ये सीखना है। ये नहीं कि आप बस सॉल्व कर लिया, आंसर ला दिया, ख़त्म। तभी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। चलिए देखते हैं भाई। हमें बोला था 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पे आप जो जो गिवन है उसे नोट डाउन कर लो। तरीका यही होगा हमेशा ना। गिवन है n इक्वल टू, जो मोल गिवन है वो 3 मोल गिवन है ना। टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन गिवन है। कोई बात नहीं। एक्सपैंड आइसोथर्मली बोला है। अगर कभी भी आइसोथर्मल आता है मतलब टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट है। आइसोथर्मल बोला है मतलब वहाँ पे जो डेल्टा टी होने वाला है टेम्परेचर आपके पास, वो क्या हो जाएगा भाई, वो ज़ीरो है। और हमें पता है जो डेल्टा टी होता है वो डायरेक्टली रिलेशन रखता है इंटरनल एनर्जी से अपने पास। समझ आ रही बात आपको। तो यहाँ पे अगर डेल्टा टी टेम्परेचर जीरो है, आइसोथर्मल बोल दिया है, तो आपके पास डेल्टा यू भी आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो। क्यों, अब देखो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये समझना। डेल्टा यू जो होता है वो क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है। अब जब आइसोथर्मल बोल दिया टेम्परेचर जीरो, तो यहाँ पे डेल्टा यू भी जीरो होगा क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल इंटरनल एनर्जी के। तो ये भी जीरो, आपसे क्या आ जाएगा, क्यू और डब्लू आ जाएगा। आप कहोगे सर ये क्यों लगा दिया फॉर्मूला, क्योंकि डियर हमसे पूछा ही था हीट ट्रांसफ़र, तो हमें कुछ भी करके ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना था जहाँ पे हीट आए। अपने से कुछ नहीं बनाया है, सब कुछ बनाया था, बस ये सोचना था। तो अब आप हीट निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे जो क्यू आएगा वो क्या आएगा भाई, डब्लू को इधर ले जाओ कि तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, प्लस में है। तो आपके पास क्यू बराबर डब्लू आ गया, है ना, हीट। तो इसको फिर से आप अगर लिखोगे, ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्यू बराबर माइनस डब्लू आ गया और डब्लू बराबर आप एक फार्मूला और पढ़े हो, चाहे तो यहाँ माइनस क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, माइनस उधर चला जाएगा। डब्लू बराबर आपने पढ़ा है कि माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यही पढ़ा है आपने, है ना। क्योंकि आपको 2 वॉल्यूम गिवन है तो यहाँ पे डेल वी क्या हो जाएगा, समझना बात। तो मैं कहूँगा आप ये भी फार्मूला लिख लो, एक फार्मूला। कभी अगर इरिवर्सिबल बोलते, इरिवर्सिबल, है ना, तो इस केस में जो फॉर्मूला लगाते हैं डब्लू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये तब लगाते हैं ना। और रिवर्सिबल के लिए भी एक होता है, वो भी यहाँ पे अभी लिख दूंगा, पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा आएगा, है ना। तो बहुत हर वैरायटी का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आपने पुट किया, तो क्यू बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्यू आपके पास ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल। और पी एक्सटर्नल आपके पास कितना गिवन है, 80 किलो पास्कल गिवन है। तो 80 किलो पास्कल को आप क्या लिख सकते हो, 80 और किलो पास्कल है तो उसको मल्टीप्लाइड कर दोगे, हमारे पास 10⁻³ बराबर, तो किस में हो जाएगा, पास्कल में हो जाएगा। क्योंकि 1 किलो पास्कल बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ पास्कल।
तो मतलब वही है, एक टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपये, तो 10 टॉफ़ी का मूल्य कितना रुपये, तो यह 1 किलो पास्कल का मूल्य 10⁻³ पास्कल, तो आपके पास 80 पास्कल का किलो पास्कल का मूल्य 80 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर एक टॉफ़ी का मूल्य बोल रहा है 10⁻³ रुपये है, ऐसे समझो, है ना, ऐसे समझो। तो आपसे बोल रहा है 80 टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो वही तो हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और आपके पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है फाइनल डेल वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल आपके पास कितना है 45, यहाँ कितना गिवन है 40 गिवन है ना, कोई बात नहीं 40 लिख लो। और वैसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली यहाँ पे 45 था, पर यहाँ पे 40 गिवन है तो आप 40 लिख लो 40। और 1 डेकामीटर क्यूब बराबर आप लिख सकते हो एक मतलब लीटर, वो कोई दिक्कत की बात है नहीं ना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, और 1 डेकामीटर क्यूब बराबर 1 लीटर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 30। तो आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे ऑप्शन कोई अभी आप मैच नहीं करेगा इसमें, पर यहाँ पे 10⁻³ है, और ये कितना हो जाएगा, तो 40 में 30 है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास कितना हो जाएगा 10 शून्य शून्य, 10 8 जा 80, और ये 10⁻³ हो जाएगा। फर्दर और आप इसको लिखना चाहो तो आपके पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब देखो ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था यूनिट का। यहाँ पे जो आ रहा है डेकामीटर, आप वो कन्फ्यूज मत हो, लीटर में नहीं लेना है, क्योंकि आपको आंसर जूल में निकालना है ना। तो यहाँ पे आपके 10⁻³ है वो सही है। ये किस में आ रहा है, तो ओवरऑल आंसर कितने में आ रहा है, ये ओवरऑल जो आंसर आपके पास दिख रहा है यहाँ पे ये हो रहा है पास्कल, और ये पूरा वॉल्यूम किस में था डेकामीटर क्यूब, तो आपके पास डेकामीटर क्यूब। लेकिन आपको आंसर निकालना किस में है, जूल में निकालना है। तो मैं इसको साइज़ को थोड़ा सा छोटा करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ, है ना। देखना आपको जूल में निकालना है, तो यूनिट का कन्वर्जन का भी आपको यहीं पे रूल में सिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काम आएंगी आगे। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखो मैं बताता हूँ, तो देखो यूनिट का कैसे आपको समझना है। देखो हमें पता है, एक यहाँ बॉक्स में लिखना कि 1 पास्कल बराबर जो होता है वो क्या होता है 1 जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। और 1 डेकामीटर क्यूब बराबर होता है, क्योंकि जूल में आंसर निकालना है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो आप पास्कल की जगह क्या रख दोगे, 1 जूल पर मीटर क्यूब रखना है, तो 800 और 10⁻³, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 जूल पर मीटर क्यूब है ना, पर मीटर क्यूब है। और यहाँ पे आप 1 डेकामीटर क्यूब भी है, इसके जगह आप क्या रख दोगे 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इससे मीटर क्यूब से ये कैंसिल हो गया, और आपके पास क्यूब बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ गया 800 आ जाएगा। सॉरी 800 नहीं, इसका हमारे पास 10⁻³ ये मीटर से मीटर क्यूब, और ये हमारे पास 800, हाँ, और ये 10⁻³ है, और ये 10⁻³ और -3 भी है ना। और यहाँ पे आपके पास 10⁻³ था ना, ये भी फॉर्मूला याद, a⁴m इंटू a⁴n, ये क्या हो जाता है a⁴m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे 10⁻³ में था, और वो उसे भी ऐड करोगे तो -3, तो ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 800 इंटू 1 हो जाएगा। 10⁻0 0 10 एनी नंबर अपॉन 0 बराबर 1 होता है, तो ये आपके पास 1 हो गया, तो आ जाएगा 800। और 800 वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब कहोगे सर माइनस में क्यों लगा दिया, डियर यहाँ पे आपसे जो वैल्यू पूछा था वो क्या बोला था, इफ़ 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड में हमारे पास जो वर्क डन आता है ना दोस्तों, वो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव में आता है। क्यों, ये वैल्यू तो आपके पास अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन था। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन होता है, कोई भी चीज़ एक्सपैंड करती है, तो वहाँ पे हमारे पास वर्क डन बाई द सिस्टम होता है, और वहाँ पे हमारे पास वर्क डन क्या आता है नेगेटिव आता है, तो वैल्यू हम नेगेटिव में लेते हैं। समझ आ रही बात, तो हमेशा याद रख लें, यहाँ पे जो आ जाएगा क्या आ जाएगा -800 आ जाएगा। लेकिन आंसर आपको माइनस में गिवन था, कोई बात नहीं, माइनस में ये हमारे पास, ये हमने किसके अकॉर्डिंग निकाला है आंसर, ये हमारे पास 40 के अकॉर्डिंग निकाला है। लेकिन आपके पास ये यहाँ पे -1200 जूल आता है, जब आप क्या ले लेते यहाँ पे 45 ले लेते, तो कोई बात नहीं, माई मिस्टेक। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आप बोल सकते हो इरर क्या था, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं गिवन था, है ना, तो ये हो जाएगा। ये सारी बातें आप याद रख लेना भाई, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। एक एक बात मैंने बोला ना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्या बोला है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो
तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कौन सा मतलब क्या चीज़ सही होती है, देखिए हम आपको बताते हैं। कभी स्पॉन्टेनियस से रिलेटेड अगर पूछता है तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ना, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, या ये भी लिखा सकता है डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए, है ना। और अगर कोई भी चीज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो वहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देता हूँ इसमें, है ना, कभी आपसे पूछ ही जा सकती हैं, तो ये भी नोट करके लिख लो। अपना यही कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाए, है ना। मान लो आपके पास यहाँ पे डेल्टा एच है और यहाँ पे आपके पास डेल्टा एस है। एक रिलेशन आपको पता होगा, यहीं से आता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। और यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्राइटेरिया, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए जो डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना है, और ये भी अगर आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे टी इंटू कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस टी हम लिख रहे हैं, तो टी इंटू डेल्टा एस, इस केस में ये मॉड लेते हैं, डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए, नहीं डायरेक्ट याद रख लो इसको, कुछ दिमाग नहीं लगाना। और यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर आपके पास मान लो नेगेटिव है ये वैल्यू और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होता है, क्या होता है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, तो ऑप्शन ये, तो ऑप्शन आप टिक कर लेना, ऑप्शन कौन सा, डेल्टा जी शुड भी नेगेटिव होना चाहिए, ये सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला था कि, क्वेश्चन पढ़ो, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोला भाई कि आपको कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट बाय ट्रेसिंग द पाथ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमसे पूछा था, बेसिकली वर्क डन आपसे पूछा था। देखो अप्रोच क्या होगा, समझो क्वेश्चन को। देखो आपसे बोला था वर्क डन बताइए कहाँ से कहाँ के लिए, साइक्लिक प्रोसेस है ए बी सी ए के लिए, आपसे ये पूछा था वर्क डन। अब ध्यान से देखना, ये साइक्लिक प्रोसेस जो ट्रायंगल में हो रहा है, बेसिकली आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ से ए बी सी ए, अगर ये क्लॉकवाइज है, मैंने क्या बोला, वर्क डन अगर आपको साइक्लिक जो दिख रहा है वो क्लॉकवाइज है, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए फिर बी फिर सी, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर वर्क डन क्लॉकवाइज है तो हमारे पास ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आता है वर्क डन का, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर है तो क्लॉकवाइज लिख लेना, ठीक है। अगर वर्क डन आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आप याद रख लो। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपको जब भी कभी ऐसे एरिया, मतलब का आपको फिगर बना के देता है, साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी एरिया, ट्रायंगल बना हो, स्क्वायर बना हो, है ना, ट्रेपेजियम बना हो, तो आप जस्ट वर्क डन जो निकलता है ऐसे क्वेश्चन में, वर्क डन आप निकालते हो एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ले लेते हो। अब आपको गिवन क्या है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ यहाँ पे लिख सकते हो। देखो पीवी डायग्राम के अंदर क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल लोगे भाई, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यही तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो अब वर्क डन तो आपको पता ही चल गया, पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज है। तो अब देखो एरिया कैसे निकालोगे, आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हाइट है और ये बेस है, ए सी बेस है आपके पास, है ना, और बी ए क्या है, ये बी ए हाइट है।
तो बेस आप ध्यान से अगर देखोगे तो बेस आपके पास कितना है, देखिए वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेनी है वैल्यू। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, देखो 30 और इधर की वैल्यू आपके पास ये 10 है, तो 30 माइनस 10 आपके पास पूरा वैल्यू ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 है। 30 में 10 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए सी बराबर अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस 10 करोगे, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से लिखो आप, यहाँ पे बेस आपके पास आ गया 20, हाइट कितना आ जाएगा, हाइट टोटल हाइट आप ध्यान से देखो तो आपके पास अगर वैल्यू देखोगे यहाँ से वो इसे पॉइंट हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ओ डैश नाम दे देते हैं। तो ओ डैश बी अगर हाइट देखोगे तो आपके पास टोटल कितना है, 30 है, लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल ए बी चाहिए। तो ए बी के लिए आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10, समझ पा रहे हो ना, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास 20 आ गया। अब ध्यान देना सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है यहाँ पे, ये किस में आ रही है, डेकामीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा, यूनिट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है ये डेकामीटर क्यूब है, और यहाँ पे ये 30 माइनस 10 जो है ये किलो पास्कल में कहाँ गया वैल्यू, हाँ ये देखो ये वाली वैल्यू आपको किलो पास्कल में, और ये वाली वैल्यू आपको डेकामीटर क्यूब में गिवन है ना, तो ये वाली वैल्यू आपको किलो पास्कल में है। तो अब इसको आपको आंसर जो पूछा था वो जूल में पूछा था, दिख रहा है आपको, वो जूल में गिवन था। तो जूल में निकालने के लिए आपको एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला क्या, ये हमेशा काम आएगा कि 1 पास्कल बराबर जो होता है, 1 पास्कल बराबर, अभी हमने लिखा भी था 1 पास्कल, क्यों लिख रहा हूँ मैं, हमको चेंज करना है, जूल में करना है ना, तो जूल में देखो तो 1 डेकामीटर क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास कितना हो जाता है, 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। और आपके पास यहाँ पे 1 पास्कल बराबर जब यहाँ पे लिखोगे तो 1 जूल पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू अब इसको 1 डेकामीटर क्यूब की जगह आप पुट कर लो 20, और 1 डेकामीटर क्यूब की जगह आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे ध्यान देना, 1 डेकामीटर क्यूब बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब लिख लोगे, है ना। और किलो पास्कल की जगह आप क्या लिख लोगे, ये किलो पास्कल है, तो सबसे पहले आपको इसको चेंज किस में चेंज कर लेना है, सबसे पहले इसको पास्कल में चेंज करोगे, है ना। तो 1 किलो पास्कल बराबर अगर लिखोगे 10⁻³ पास्कल, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ पास्कल, और 1 पास्कल, ये पास्कल हो गया। अब पास्कल को भी फर्दर अगर आप, ये पास्कल हो गया, अब फर्दर पास्कल को भी लिखोगे तो 1 जूल मीटर क्यूब हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो अब इसका हम क्या लिख लेते हैं, 1 पास्कल बराबर जूल मीटर क्यूब। तो आपके पास ये वैल्यू गायब हो गई, इसको आपने कट कर दिया 10, है ना, और ये 10 × 20 जब लिखोगे तो ये किस में आ गया आपके पास 200, और ये मीटर से मीटर भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा, है ना, ये आपके पास आ जाएगा 200 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रख लेना, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये बोला था कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है भाई, और 3O2 गिवन है, Kp गिवन, डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन। आपसे पूछा था डेल्टा G0 क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो आप। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, कलर चेंज कर लें हम। देखिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा G0 का डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, -RT ln, ठीक है, Kp। अब आपको यहाँ पे -RT ln Kp, R की वैल्यू तो आपको पता होती है, जूल में अगर लोगे, ये भी गिवन है आपकी R की वैल्यू, है ना, लिखने की ज़रूरत है नहीं। आपको Kp नहीं पता है, टेम्परेचर कितना पता है, टेम्परेचर पता है आपको 298 केल्विन गिवन है ना, आपको Kp बस नहीं पता है। तो Kp यहाँ पे गिवन है, क्या Kp भी पता है, तो डायरेक्ट है, मतलब कुछ और है ही नहीं, Kp भी पता है तो निकाल लो। आप n की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, n की वैल्यू कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर द वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे देखो n तो है ही नहीं फॉर्म उसमें, तो डायरेक्ट लिखो 8.314 ये हो गया, और टेम्परेचर आपके पास 298, और यहाँ पे ln और Kp 2.47 × 10⁻⁻29,
है ना। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -8.314 और ये 10 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -RT। और इसको फर्दर हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास ना एक्चुअल में आंसर हमें किस में निकालना था, एक किलो जूल में निकालना था ना। तो ये आपके पास जो जूल में गिवन था इसको हम किलो जूल में करने के लिए 10 टू द पावर -3 कर दिया और फिर 2 टू द पावर 98। और यहाँ पे आपने इसको फर्दर जब ये डाटा आप ln के टर्म्स में हटाओगे तो आपके पास इस पूरे वैल्यू इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, -65। इसको लॉग में चेंज कर लेना, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर फर्दर जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू, क्या आ जाएगा 16319 किलो जूल। मैं यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो लिख देता हूँ। देखो 1 किलो जूल बराबर क्या होता है 10 टू द पावर 3 जूल, है ना। तो लेकिन आपको ये जूल में था, किलो जूल में जाना था, तो ये 10 टू द पावर 3 जूल बराबर लिख सकते हो 1 किलो जूल। और 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 किलो जूल। अब ऐसे एक टॉफ़ी का मूल अगर 10 रुपये है तो 20 टॉफ़ी का मूल मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 जूल की वैल्यू 10 टू द पावर -3 किलो जूल है, तो इतने जूल की वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, है ना, किलो जूल में हो जाएगा। और आपको बता दूं अगर कोई चीज़ ln में है, मान लो ln x लिखा है, तो अगर इसको लॉग में चेंज करना चाहते हो तो इसमें बस क्या कर दो, इसको आप कर दो, देखो 2.303 log x मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये हो जाता है ना। बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ये सारी डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 10 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर, ठीक है, at 300 Kelvin under isothermal and reversible condition, then work done W is -x joule, the value of x, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, सिंपल क्वेश्चन है ना। सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए रिवर्सिबल, मैंने क्या बोला, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल जब आपके पास प्रोसेस हो, है ना, तो उस टाइम जो वर्क डन आता है आपके पास, वर्क डन आता है फॉर्मूला -2.303 nRT क्या आता है log V2/V1 आता है ना। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको, ये सिंपल। तो मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ ऐसे तो, सो दैट आप याद कर लो उन सभी को, है ना। आपको नोट्स भी ये मिल जाएंगे, PDF डाउनलोड आप कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो ये आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखो इसको आपको क्या क्या डाटा गिवन है, आप ध्यान देना। आपको डाटा गिवन है यहाँ पे कि आपको R की वैल्यू तो पता होती है, N की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है वहाँ पे लिख लेते हैं। N की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 गिवन है। टेम्परेचर आपके पास गिवन है, कितना गिवन है 300 केल्विन गिवन है ना। V1 आपके पास कितना है 10 गिवन है। V2 आपके पास गिवन है 100 गिवन है, ठीक है। सब कुछ आपके पास ये डाटा गिवन है, वैल्यू पुट कर लो। W बराबर जो हो जाएगा -2.303, N की वैल्यू आपके पास 5 है और यहाँ पे R की वैल्यू 8.314 है। टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास 300 है और लॉग यहाँ पे आप लिख लोगे 100 डिवाइड बाई 10, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप यहाँ परेशान हो गए होगे ना, इसको कैसे सॉल्व किया, पहले लॉग में चेंज किया फिर उसको मैंने वैल्यू किया। आपको इजी वैल्यू आएगी, परेशान नहीं होना, है ना। क्वेश्चन जो भी आएगा तो हाँ देखो ये है आपके पास ये, और ये इसका आपके पास log 10 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लोगे, हम फिर भी आपको बताते हैं। तो log 10 की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, log 10 की वैल्यू आपके पास 1 ही हो जाता है ना। अब फर्दर आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास, तो ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो -28721 ये जूल में आ जाएगा, है ना। आपके पास ये 8.31 ये वैल्यू जो होता है ये जूल में होता है ना, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो ये आंसर हो जाएगा, ऐसा आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए में गिवन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। जैसे ही आपको एडियाबैटिक अगर बोल देता है, मैंने क्या बोला, जैसे ही एडियाबैटिक का नाम लिया तो एडियाबैटिक मतलब होता है वहाँ पे हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, एडियाबैटिक बोल दिया मतलब
एडियाबेटिक मतलब आप क्यू को 0 लिख लो। एडियाबेटिक मतलब ही हो गया आपके पास क्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और क्या बोला है, हाँ फॉर फ्री एक्सपेंशन। अच्छा एक चीज़ और बताना था मुझे, अगर कभी एक्सपेंशन लिखा आ जाए, नोट करके लिख लेना है सारी बातें, एक्सपेंशन आ जाए तो वहाँ पे जो वर्क डन आता है ना वो नेगेटिव आता है, या ऐसे भी लिखा आ जाए वर्क, ये एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा क्या है आगे, यूजिंग वर्क डन बाय द सिस्टम। आपको बताना ही था तो अभी बता देते हैं, याद है नहीं भूल जाएंगे, है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव आता है ना। और वर्क कभी कॉम्प्रेशन लिखा आ जाए, क्या मैंने बोला कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन मतलब वर्क डन आपके पास पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, है ना। मैं वर्क डन, हाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये दोनों ये लिखा आ सकता है, आप इन चीज़ों को याद रख लेना, ठीक है। अब एडियाबेटिक Q0 हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल अंडर एडियाबेटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आपके पास Q0 हो गया, ठीक है, तो आप इससे और क्या क्लेम कर सकते हो, ध्यान देना। अगर Q0 तो आपके पास यहाँ पे ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन जो होता है, ये फ्री एक्सपेंशन, ये भी एक केस होता है। अगर फ्री एक्सपेंशन का नाम ले लिया तो वहाँ पे हमारे पास फ्री एक्सपेंशन में आप एन आइडियल गैस लिख लो। आइडियल गैस के केस में होता है ना, यहाँ पे Q तो आपके पास 0 आ ही गया, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि फ्री एक्सपेंशन डेल्टा T 0 और यहाँ पे वर्क डन जो होता है 0 होता है। ये केस याद रख लेना है फ्री एक्सपेंशन में, है ना। वहाँ पे वर्क डन हमारे पास 0 हो जाता है फ्री एक्सपेंशन। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा, इसमें डिटेल में हम नहीं जाते हैं, आप ये फ्री एक्सपेंशन का केस याद रख लेना। इसमें एडियाबेटिक तो पता हो गया, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है वो 0 हो जाता है ना वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रीजन चाहिए तो मैं बता दूंगा, पर उसका मतलब है नहीं अभी के लिए, आप इतना जान लो, ठीक है। देखो, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन एट 300 केल्विन K इज इक्वल टू आपको गिवन है, देन डेल्टा जी, फिर से आपसे डेल्टा जी पूछा है। अभी एक क्वेश्चन हमने किया था इस वैरायटी का, क्या है, कभी आपसे बोले डेल्टा जी अगर जैसे पूछ लेता है तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला एन नहीं होता, इस फार्मूला में आपको याद होना चाहिए RT ln K, है ना। तो ये हो गया। अब आपके पास टेम्परेचर गिवन है, कितना गिवन है, टेम्परेचर यहाँ पे नहीं गिवन है ना। तो टेम्परेचर नहीं गिवन है तो आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर इसको मान सकते हो, ठीक है। अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो रूम टेम्परेचर आप मान सकते हो कितना, ये कोई को ऐसे भी आ सकते हैं। रूम टेम्परेचर आप ये बोलो कि आप ये लेते, रूम टेम्परेचर इन जनरल 25 लेते हो, है ना, या 27 ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना, आप कोई बात नहीं इतना ले सकते हो, ठीक है। पर आपके एग्जाम में वो टेम्परेचर मेंशन होगा, ये हम इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं आपको ऐसे ना, क्या पता आपको ना मेंशन हो, आप परेशान हो जाओ। तो रूम टेम्परेचर आप ये ले सकते हो, कैलकुलेशन इजी के लिए 27 डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं ना, सो दैट केल्विन में करे तो हमारे पास 300 हो जाए। तो आपके पास यहाँ डेल्टा G0 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास पता हो, जूल में अगर निकालना है भाई तो आर की वैल्यू कितना हो जाता है, -8.314, और यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा, 27 ले रहे हो, है ना। और यहाँ पे आपके पास ln K की वैल्यू आपके पास 10 गिवन था, है ना। तो फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ln 10 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -8.314, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, हम कहेंगे तो इसको लॉग में चेंज कर लेना, 2.303, और ये log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाता है ना। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 57.44। अच्छा ये ध्यान देना, ये वैल्यू जो आप, चलो पूरा ही कर देता हूँ, ये वैल्यू जो आप अभी निकाल रहे हो ये किस में है, जूल में। तो जब किलो जूल में चेंज करोगे तो किलो जूल में क्या हो जाता है पता है ना आपको, 10⁻³ है ना, 54 पॉइंट, ये आपके पास हो जाए 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल हो जाएगा ना। तो कैलकुलेशन है ये किलो जूल में हमने निकाला, ये आंसर जूल में। तो अभी किलो जूल में, जूल से किलो जूल में कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, वैसे आप चेंज कर लेना। तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। आपसे 10⁻⁻1 लिखा था, आपसे वैल्यू पूछा था केवल ये वैल्यू, ये, तो आपके पास 57.44 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिलेशनशिप्स आर करेक्ट, करेक्ट कौन सा रिलेशनशिप्स है।
तो देख लेते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। तो पहला फार्मूला लिखा है क्या कि Q बराबर क्या लिखा है, ठीक है, डेल्टा U बराबर लिखा है Q प्लस PW डेल वी है। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डेल्टा U बराबर क्या होता है Q प्लस W। और अगर इरिवर्सिबल वर्क डन है तो आपके पास W बराबर हमें भी लिखता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल वी लिखते हैं, है ना। ये तो बताता है P एक्सटर्नल प्रेशर है ना, उस पर वर्क डन हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो, पर ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास ये डेल यू बराबर क्यू माइनस पी डेल वी आएगा, है ना। तो आपके पास ये पहला रिलेशन तो आपके पास भाई गलत हो गया, ये आना चाहिए, है ना। दूसरा रिलेशन आपके पास है डेल जी बराबर क्या होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है भाई, ये सही है। ये गिफ्ट फ्री एनर्जी का बिल्कुल सही फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, डेल यस बराबर होता है क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी होता है, ये भी आपके पास फार्मूला जो आता है ये भी सही फार्मूला है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आपके पास जो बी और सी है, और डेल एच नहीं, डेल आपके पास यू जो आता है ना, मैं बताता हूँ, डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी आता है, ठीक है। तो सारे फार्मूले मैं सही लिख दिया हूँ यहाँ पे, आप ये सारे याद रख लेना ना। डेल एच बराबर डेल यू माइनस नहीं होता, ठीक है। अगर डेल एच निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर ये नेगेटिव है तो इधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये होता है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले मैंने लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी और सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम टू है टोटल वैल्यू ऑफ 6 लीटर, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो क्या बोला है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आपसे डेल्टा यू पूछा, और डेल्टा यू का रिलेशन जो होता है, डेल्टा यू टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेशन होता है। और आपसे प्रोसेस में क्या बोल दिया है, आइसोथर्मल बोल दिया है। आइसोथर्मल अगर बोल दिया तो उसका मतलब डेल्टा टी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और डेल्टा टी ज़ीरो हो गया तो डेल्टा यू भी आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, पर कोई बात नहीं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, कलर चेंज करते हैं फिर से हम थोड़ा सा, देखो क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, सब डाटा आपको गिवन है, चाहे तो लिख लो, है ना। मैं कहूँगा HCCl4 ये कितना गिवन है, CCl4 इसके लिए आपके पास है -105 H2O गैस है, बाकी ऊपर सब कुछ लिखा है, एंथैल्पी है H, है ना। मैं तो कहूँगा डेल लिख लो, डेल, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -242 हो जाएगा। डेल HCO2 ये लिख लो -394 हो गया, और डेल HCl ये कितना हो जाएगा, -92 हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द गिवन बिलो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको कैसे निकलता है, तो देखो डेल एच आप रिएक्शन जब निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल लो, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कभी भी कोई भी गैस जीरो होता है। मान लो आपके पास N2 स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, गैस होता है, तो इसका जब एंथैल्पी लिखोगे आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा अच्छे से लिखूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता है, स्टैंडर्ड मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा ना, है ना। टेम्परेचर कितना होता है, 25 होता है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन होता है ना। तो जैसे N2 हो गया, मैं सारा सब कुछ लिख ही देता हूँ, है ना। मान लो स्टैंडर्ड जैसे आपके पास ये होते हैं, याद रख लो, है ना, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ पर बताएंगे। ये जीरो होता है ना। ये आपके पास इन जनरल आपके पास कौन सा होता है, आर्थोरोम्बिक वाला होता है, आर्थोरोम्बिक अपने फ्री स्टेट में अगर कोई भी एटम पाया जाता है। डेल्टा फॉस्फोरस होता है, ये जीरो होता है, वाइट फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड जीरो होता है, ठीक है। डेल्टा N2 मैंने डेल्टा, अगर कार्बन का लिखो आप, कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो ग्रेफाइट वाला होता है उसका वो नेचुरल है, तो उसका जीरो होता है ना। और आपके पास डेल्टा
ये भी याद रख लेना, डेल्टा मतलब कार्बन डायमंड भी होता है लेकिन आपकी ग्रेफाइट वाला ज़्यादा होता है ना, नेचुरल स्टेट में होता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ, आपको डाउट हो तो बोल देना, मैं लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रहा हूँ सो दैट आपकी रिवाइज हो जाए। ऑक्सीजन भी 0 हो जाता है, और यहाँ पे डेल्टा H2 अगर आप लिखोगे H2 का, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड कुछ मैंने आपको लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, और आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी, वो सब हम जब थर्मोकेमिस्ट्री में बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था ये आप ये सीखते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको बता ही दिया, बस वैल्यू पुट कर लो, डेल्टा H0। अब आपके पास प्रोडक्ट में क्या था, देखो प्रोडक्ट में क्या बोला, वो गिवन ही था, ये आपके पास रिएक्शन गिवन है, आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, CCl4 2H2O, है ना। तो आपसे पूछा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, तो लिख लो भाई। प्रोडक्ट का आपके पास 4 HCl थे, तो 4 इंटू HCl का जो आपके पास फॉर्मेशन गिवन था वो कितना गिवन, -394 गिवन था, देख लो ये गिवन है ना, हाँ सॉरी 92 गिवन है ना, HCl का 92 गिवन है, कोई बात नहीं, -92 लिख लो। और आपके पास क्या है CO2 का आपके पास कितना गिवन है, -394 हो जाएगा, है ना। ऐड करके सब लिखोगे तो वो माइनस ही हो जाएगा। और ये आपके पास प्रोडक्ट साइड का हो गया, माइनस रिएक्टेंट साइड का लिख लो। रिएक्टेंट साइड का आप जब लिखोगे तो रिएक्टेंट साइड में आपके पास CCl4 है, एक ही CCl4 है, उसकी वैल्यू आपके पास कितना है, -105 है। और आपके पास प्लस करो, और यहाँ पे H2O है, 2 इंटू H2O का आपके पास कितना गिवन है, -242 गिवन है। इसको सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आपके पास निकल के कितना आएगी, कैलकुलेट वगैरह कर लो, आपके पास कितना डाटा आता है, 4 2 8 और ये 36 है ना, और ये -394 हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आपके पास माइनस, और ये माइनस लिख लो पहले, माइनस इतना, और ये प्लस माइनस माइनस, और 2 2 4 2 4 8 2 2 4, इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट ऐड कर लो तो -173 किलो जूल में आ जाएगा। किलो जूल में आंसर निकालना है ना, तो ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो किलो जूल में ही डाटा गिवन था आपको, यहाँ पे देखो किलो जूल में सारे डाटा थे, तो आंसर 173 किलो जूल आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछा था आपसे, तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं लिखोगे, आप क्या लिख लोगे, 173 लिखोगे, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फॉर कंप्लीट कंबक्शन, ठीक है, क्या बोला है, ऑफ एथेन। तो आपके पास ये वाला है यहाँ पे, फॉर कंप्लीट कंबक्शन ऑफ एथेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरी मीटर इज इतना, ठीक है, एट 300 केल्विन द मिनिमम वैल्यू ऑफ T इंटू डेल्टा एस नीडेड टू रीच इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम की बात कहा है ना, इक्विलिब्रियम में जब भी आपसे बोलता है तो यहाँ पे डेल्टा G बराबर क्या होता है, डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा एस, है, डेल्टा G बराबर T, ये आपके पास पता है। और इक्विलिब्रियम पे आपके पास जो डेल्टा G की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एट इक्विलिब्रियम वो 0 होता है, तो आपके पास T इंटू डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा। और आपको पता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG, और क्या होता है, RT होता है ना, डेल्टा NG RT होता है। तो यहाँ पे ये अभी बताया ना वो वाला पीछे फॉर्मूला वही, तो डेल्टा यहाँ पे आपके पास T इंटू डेल्टा एस की वैल्यू आपसे पूछा था, डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डेल्टा U की वैल्यू आपके पास यहाँ पे, अच्छा, बॉम्ब कैलोरी मीटर में जो भी डाटा गिवन होता है ना वो डेल्टा U ही होता है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात था। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा U की वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1406 हो जाएगा, और प्लस डेल्टा NG की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, देखो रिएक्शन क्या था, C2H4 प्लस O2, अच्छा गैस ही है सभी, ध्यान देना है ना, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, वहाँ पे लिखा है 2H2O, है ना। तो डेल्टा NG की वैल्यू कैसे निकलती है पता है ना आपको, प्रोडक्ट में कितने मोल हैं, 4 2 2 4, और रिएक्टेंट में कितने हैं 2, तो आपको डेल्टा NG की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा NG की वैल्यू आप लिख सकते हो, 4 - 2 है तो ये
अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर निकालोगे तो यहाँ पे 2 ही रखोगे, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपके पास 2 था ना, ये यहाँ पे आपके पास 3 था एक्चुअल में, है ना। और 2CO2 H2O था। H2O आपके पास लिक्विड है ना। तो लिक्विड को हमारे पास ये काउंट नहीं करते, जो मैंने इसे यहाँ पे काउंट कर लिया तो लिक्विड को काउंट नहीं करते हैं ना। भाई मिस्टेक हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझ लेना। तो यहाँ पे जो डेल्टा NG आपके पास आ जाए, केवल गैस वाले को ही हम कंसीडर करते हैं, है ना। और यहाँ पे आपके पास 3 था, तो प्रोडक्ट में ये कितने मोल थे, 2 था, और रिएक्टेंट में 1 + 3 था, तो यहाँ पे टोटल -2 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आ गया, -2 आ गया NG की। R की वैल्यू ये जूल में यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, 8.314 रख लो, है ना। और यहाँ पे अगर किलो जूल में चेंज करना है तो 10⁻³ कर लो, है ना, ये कर लो, तो 1 किलो जूल में हो गया। और टेम्परेचर आपके पास कितना हो जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास 300 केल्विन गिवन है, तो ये कितना 300 केल्विन। बस इसको अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा 1411 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करके बाकी आप चेक कर लेना। तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर कुछ डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 350 केल्विन इज इन अ 2.0 लीटर, ठीक है, वेजल ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। ओके, फिर क्या बोला है, विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। ओके, it undergo a isothermal reversible expansion from 2 to 3 against a constant pressure. The change in entropy आपसे बोला है, द चेंज इन एंट्रोपी बताना है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना था। देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एंट्रोपी का याद होना चाहिए। अगर कभी वॉल्यूम चेंज आपसे गिवन होता है ना, मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड 2 वॉल्यूम गिवन हो और एंट्रोपी का क्वेश्चन हो, तो आपके पास एक फार्मूला ख्याल आना चाहिए, NR, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, NR ln, है ना, आता है V2/V1, चाहे आप इसी को लॉग में लिख सकते हो, 2 पॉइंट, है ना, मल्टीप्लाई कर लोगे तो लॉग में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्यों ही करना है ना, यहीं पे लिखो। अभी तो बताया था मल्टीप्लिकेशन वाला, बार बार कोई दिक्कत की ज़रूरत है नहीं। आपके पास यानी कि वैल्यू कितना गिवन था, 1 गिवन था। R की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, आपकी वैल्यू 8.314। अच्छा, ये जूल वाला निकालते हैं, आगे मोल केल्विन भी होता है, लेकिन अगर केल्विन निकाला हो तो 2 केल्विन लिया करो। इसको अगर कैलकुलेशन जूल में इसे ईजी करना हो तो 25/3 लिख सकते हो, है ना। यहीं भी अब सब लिख देता हूँ। अगर लीटर ATM में हो तो 0.0821 लेते हैं लीटर ATM में, आगे भी होता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन ईजी करना हो तो 1/12 रख लिया करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। तो ये 1 होता है, इसकी वैल्यू 8.314 ln V2 और V1 कितना हो, 3 और 1 3/2 है, तो ये हो जाएगा। फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो 8.314, और ये आप इसे लिखना चाहोगे तो ln 3 - ln 2 हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ लॉग में ln A/B लिखा है तो ln A - ln B लिख सकते हैं, है ना। तो वही हो गया। फर्दर आप ln 3 की वैल्यू 0. आपके पास कितना हो जाता है 4, और ln 2 की वैल्यू 0. ln नहीं, सॉरी, लॉग की वैल्यू हो जाती है। इसको लॉग में चेंज कर लेना पहले, मल्टीप्लाई करके, है ना। पहले इसको लॉग में चेंज कर लेना, फिर फर्दर आप सॉल्व करें। मतलब लॉग में चेंज करने के लिए जैसे ln 2 लिखा है तो इसे कैसे 2 इंटू यहाँ पे 2.303 log 2 लिख सकते हो, है ना। फिर आप वैल्यू पुट कर लेना। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.4। ऐसे ही आप याद रख लो, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 0.3, यहाँ 3 है तो यहाँ 0.4, 4 है तो 0.5 ना। ये थोड़ी बेसिक आपको याद कर लो ऐसी चीज़ें, तो आपके ऐसे जो डाटा आ जाएगा 3.37 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके चेक करिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये 30 किलो जूल, ठीक है, ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ NaCl एंड द डेल्टा एस एट द मेल्टिंग पॉइंट इज। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा एस मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा था। देखो कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl आपसे बोला था। तो जो डेल्टा एस होता है ना इन जनरल, तो आपके पास डेल्टा एच डिवाइड भी आप लिख सकते हो, टी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं, ये होता है। डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास गिवन था 28.4, है ना, जूल में गिवन था।
और डेल्टा एच 3.4 ये गिवन था, किलो जूल में गिवन था, ध्यान देना ये आपके पास किलो जूल में था, जिसको आप जूल में चेंज कर लोगे 3.4 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, है ना। तो जब ये लिखोगे आपके पास तो यहाँ पे लिख सकते हो 1000 लिख लेना, वही 10⁻³ की वैल्यू, और टी मेल्टिंग आपसे पूछा था। फर्दर आप जब टी मेल्टिंग पॉइंट आप निकालोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 1000 और यहाँ पे डिवाइड बाई 28.4। फर्दर जब यहाँ सॉल्व करोगे 304 डिवाइड बाई 284 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1000। इसका डिवीजन कर लेना आपके पास 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा इतना, है ना। तो ये आपके पास समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका अगर आप डिवीजन करोगे फिर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको केल्विन में डाटा चाहिए था, तो ये आपके पास आ जाएगा 10742 केल्विन आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 203, ये गिवन है ना। यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। देखिए कलर चेंज कर ले, हाँ आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्या बोला, एट 300 केल्विन ओजोन इज 50% डिसोसिएटेड, डेल्टा जी एट दिस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर इज, डेल्टा जी आपसे पूछा था। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 203, देखो इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, आपको डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी, है ना, लेकिन आपको के नहीं पता था, ठीक है। तो के पी कैसे आप निकालोगे, आपको पता है जो डेल्टा जी की फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट होता है क्या होता है -RT ln KP होता है ना। और चाहे इसी को लॉग के टर्म्स में भी लिख सकते हो, -2.303 जो अभी हमने बताते हैं लॉग KP लिख लो। लेकिन आपको KP नहीं पता है, तो KP निकालने के लिए ये सारा कहानी हम करेंगे। इनिशियली मान लो आपके पास मोल कितने थे इसके, O3 के 1 थे, यहाँ पे 0 थे। एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, कुछ समय बाद यहाँ पे 1 - x जो यहाँ पे टूटेगा और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, जो यहाँ पे टूटेगा वही बनेगा, तो ये कितना बनेगा 3x, है ना, 3x बनेगा। और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री जो होता है इस केस में आपके पास यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर लेते हो, है ना। देखो एक टॉफ़ी से मैं ऐसे समझो 2 टॉफ़ी का मूल्य 3 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 3/2 हो जाता है। और आपसे पूछे कि x टॉफ़ी का मूल्य बताइए तो कितना हो जाएगा 3x/2 मल्टीप्लाई, तो आपके पास सेम कहानी ये हुआ है ना, याद रख लें यहाँ पे ये जो हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन दोस्तों लेंदी गिवन है, आपके पास x की वैल्यू गिवन थी 50%, तो 50% मतलब अगर 50% लिखा है तो उसका मतलब क्या 50 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, तो x की वैल्यू आपके पास 0.5 आ गया। यहाँ पर भी आपके पास 0.5 और डिवाइड बाई 2 कर लोगे, है ना। तो आपके पास ओवरऑल जो यहाँ पे x की वैल्यू हम लिखें तो x की वैल्यू आपके पास 0.5 है ना, x की वैल्यू जो डिसोसिएट है, आप इसी को अल्फ़ा बोल लेते हो, ठीक है। अब देखो आप KP कैसे निकालते हो, ध्यान देना, KP जो निकालते हो वो हमारे पास क्या होता है, KP पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पावर 3, और यहाँ पे क्या निकालते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 की पावर 2, यही होता है। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू था, आपके पास जो मैंने मोल लिखा था, है ना, देखो कन्फ्यूज मत हो ना, मैं आपको बताता हूँ, आप मोल के टर्म्स में भी कर सकते हो, लेकिन जब मोल लिखते हो ना तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो, पार्शियल प्रेशर आप O3 अगर मान लो निकालना O2, तो आप यहाँ लिखते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल P टोटल लिखते हो, ये निकालना, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन भी चाहिए अगर आप इस मोल वाले से जाओगे। तो मैं कहूँगा यहाँ पे मोल से मत जाओ, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये जो वैल्यू आपने लिखा है ये मान लो P है, प्रेशर है, क्या है प्रेशर, ये प्रेशर वाले हैं, P0 है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पे P है ना, P डायरेक्ट प्रेशर, तो आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप डायरेक्ट प्रेशर से भी मान सकती हैं, मोल से भी निकाल सकती हैं। लेकिन मोल से भी आप कहेंगे गलती क्या है सर, यहाँ पे ऐसे की है, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आप हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता, आप टोटल मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है ये भी बता दूँ। मान लो आपके पास
मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है ना, तो आप मोल ऑफ O2 लिखेंगे डिवाइड बाई टोटल मोल लिखेंगे, है ना। तो आप पहले टोटल मोल O2 निकालते, तो मैं कहूँगा अगर गैस के फॉर्म में तो आप डायरेक्ट लिख लो, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपके पास वैल्यू देखो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, पर मैं एग्जाम में आप डरो नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे लेंदी, पर आपको तरीका आएगा, वहाँ पे डाटा बहुत ईजी आएगा, एकदम वैल्यू कट जाएगा, है ना। तो आप ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा ट्रेंड होके जाओ, तो आप Kp की वैल्यू ऐसे निकालोगे, तो Kp की PO2 की वैल्यू आपके पास 3x/2 है, x की भी वैल्यू पता है 0.5 और डिवाइड बाई 2 है ना। तो ये पावर वहाँ पे 3 हो जाएगा, और O3 की वैल्यू आपके PO3 के पास 1 ये आपके पास इसे निकालोगे तो 0.5 ही आ जाएगा। तो 0.5 पे पावर आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेना। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी 1.35 आएगी, क्या, Kp की वैल्यू। अब Kp पता है तो डेल्टा G बराबर आप यहाँ पे निकाल सकते हो, क्या होता है -RT ln Kp। तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं -2.303 ये वाली इक्वेशन में, है ना। और आपके पास R की वैल्यू कितना हो जाएगी 8.3 ही लिखते हैं, है ना। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, आप चाहे 1.4 भी लिख लो अगर डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात, लगभग आपके पास सेम आएगा। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे फर्दर जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास -747 जूल पर मोल निकल के आएगा, है ना। कैलकुलेशन पहले बता दे रहा हूँ, आपको इजी आएगा, आपको तरीका सीखना है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फॉर अ कंप्लीट कंबक्शन, ठीक है, ऑफ इतना, हाँ ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एट मेजर्ड बाई बॉम्ब कैलोरीमीटर। फिर से आपसे बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला क्वेश्चन गिवन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, द हीट प्रोड्यूस बाई बॉम्ब कैलोरीमीटर इज नॉट द एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन आपसे बोला है ना। तो एक ओवरऑल आपको निकालना है एंथैल्पी, कंबक्शन, तो आप ये मत सोचना है कि वहाँ थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये आपसे निकालना है। तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते, पहले जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उसे लिख लो। ये आपके पास लिक्विड है, 3/2 O2 है, और ये गैस है ना। आपके पास क्या है, CO2 ये गैस है, और यहाँ पे 2H2O, और ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब डेल्टा H बराबर आप कैसे निकालते हो, पता है फॉर्मूला, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT होता है, यही तो पढ़ा है अभी तक आपने, ठीक है। आपके पास डेल्टा U की वैल्यू बॉम्ब, मैंने बोला था ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो ये वैल्यू होता है वो क्या होता है, डेल्टा U ही होता है ना। और क्या बोला है, फॉर अ कंप्लीट कंबक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इतना गिवन है ना। तो यहाँ पे आपके पास 726 है। अब आप यहाँ पे 726 लिख दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने बोला था वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, हीट प्रोड्यूस, देखो क्या लिखा, हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, मतलब सिस्टम के द्वारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको बस यहाँ पे क्या लेना था, -726 लेना था, ठीक है, ये किलो जूल में था। और डेल्टा NG की वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। ये आपके पास 1 है, 1, और रिएक्टेंट साइड में क्या है 3/2, केवल गैस के मोल लेना है, तो ये -½ आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -½ और R की वैल्यू आपके पास 8.314 लिख लो, टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन लिख लो, है ना। तो ये आपके पास -727 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये बोला था कि -x किलो जूल वेयर x इज, अब देखो यहाँ पर माइनस लगा दिए, क्वेश्चन में बारीकी पकड़ो, केवल x पूछा था आपसे, क्या बोला था, माइनस नहीं, ये देखो माइनस लिखा है लेकिन आपसे x पूछा था। तो आप फाइनल आंसर जब लिखोगे दोस्त तो 727 लिखोगे, यहाँ पे माइनस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कैंसिल कर देना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हर तरीके से आप तैयार रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ये है आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 350 केल्विन, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है कि इन अ 2.0 लीटर वेजल थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ द सराउंडिंग्स। तो और आगे इट अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम 2 लीटर to 3 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 480, द चेंज इन एंट्रोपी आपसे पूछा था। तो ये भी क्वेश्चन बस वही तरीका पुराना है, चेंज इन एंट्रोपी, 2 वॉल्यूम गिवन है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है। अगर ऐसा गिवन हो तो डेल्टा S बराबर आपके पास क्या होता है, NR ln V2/2
V1 होता है। अब देखो ये आया कैसे, थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपके मन में डाउट है तो। देखो आपसे बोला है आइसोथर्मल, ठीक है ना, और थोड़ा समझ लो, कोई बात नहीं। आइसोथर्मल मतलब आपके पास डेल्टा टी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, U बराबर Q प्लस W। तो आपके पास, हमारे पास जो डेल्टा U होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है, तो डेल्टा U भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो आपके पास Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा -W। और -W बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिखो, -NRT ln V2 अपॉन V1 हो जाएगा। और डेल्टा S बराबर क्या होता है, dQ अपॉन T होता है। तो dQ आपके पास यहाँ पे ये क्या था, -W अपॉन T था। तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास डेल्टा S बराबर जो आएगा NR ln V2 अपॉन V1 निकल के आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिख लो 1 मोल गिवन था, R की वैल्यू 8.314, ln की वैल्यू आपके पास है 3 से 2, है ना। शायद ये क्वेश्चन आपने फिर से दोबारा कर रहे हैं, 2 बार है ना। ये आपके पास लिख लिया। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे इसे तो 3.37 आ जाएगा जूल, है ना, जूल पर केल्विन में आएगा एक्चुअल में। तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन नियरेस्ट इंटीजर अगर कभी गिवन हो तो 3 भी आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, देखो ये भी थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का मिक्स क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था ताकि आपको इक्विलिब्रियम और ये थर्मोडायनेमिक्स दोनों रिवाइज हो जाए। तो आपसे बोला था 40% ऑफ HI अंडरगो डीकम्पोजिशन, ठीक है, लिख लो। HI आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है। किस में होगा डीकम्पोजिशन, बैलेंस करके चाहे तो आप लिख लो, लिख सकते हो हाफ H2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ I2, यही तो लिख सकते हो। चाहे 2 या चाई करके भी लिख लो, आपकी मर्जी, जैसे हो वैसे आप लिख लो। तो एट इनिशियली आपके पास इसके मोल मान लेते हैं कितने थे, 1 थे, इसके कितने थे 0, इसके भी 0 थे, है ना। एट अ टाइम टी, n टाइम टी मान लेते हैं। आपके पास अल्फा डिसोसिएट हो 1 माइनस अल्फा, और ये जितना डिसोसिएट हो उतना बनेगा। तो ये अल्फा/2 और यहाँ पे अल्फा/2 स्टोइकियोमेट्री जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये तो चीज़ें पता होंगी। अब यहाँ पे ये हो गया। और फर्दर आपके पास जैसे ये आपने लिखा, फिर आपको वही निकालना है, KP निकालना है ना। KP निकालने के लिए KP निकालना है, या आप, मैं कहूँगा K निकाल लो यहाँ से। K कैसे निकालते हो, डिवाइड बाई वॉल्यूम करते हो इन सभी का। और वॉल्यूम का जब डिवाइड करोगे तो आपके पास वो कैंसल आउट ही हो जाएगा। क्योंकि हम K कैसे लिखते हैं, K हम लिखते हैं कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्री जो होता है यहाँ पे पावर में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जब V लगा लोगे, मान लो आपने कंसंट्रेशन जब निकाला तो क्या हो जाएगा, मोल माइनस V मान लेते हैं, वॉल्यूम तो आपको गिवन नहीं था। तो यहाँ पे अल्फा/2 ये V हो जाएगा, अल्फा/2 ये V हो जाएगा, है ना। तो अगर ये निकालोगे तो आपके पास वॉल्यूम टर्म्स जो आएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। पर अपन को वो निकालना नहीं था, है ना, हाँ यहाँ पे वैसा करना नहीं था, है ना। तो ये हो गया, हम यहाँ पे डायरेक्ट। और सबसे आसान तरीका ये डेल्टा जी वाले मैंने आपको बोला था, इनको मोल ना मान के आप पी ही मान लो। अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। तो पी आप मान लो, अगर पी मान लोगे तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन वाले रूल से आप बच जाओगे। तो यहाँ पे के निकालो सीधे सीधे। के जब आप निकालोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, अल्फ़ा कितना था 40% था। अल्फ़ा निकालो पहले, 40% मतलब 40 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.4। तो अल्फ़ा आपके पास कितना आ गया 0.4। ये कितना आ गया 0.4 डिवाइड बाई 2, 0.4 डिवाइड बाई 2 आ गया, है ना। तो आप के यहाँ से निकाल लो, के आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के बराबर हो जाएगा 0.4 पावर डिवाइड बाई 2, है ना। और ये पावर आप लगा लो हाफ, और यहाँ पे 0.4 डिवाइड बाई 2 पावर हाफ, है ना। कैलकुलेशन से मत डरना, कैलकुलेशन बहुत इजी है, आपके एग्जाम में बहुत इजी आएगा। तरीका ये याद रखना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। के आ गया, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप क्या कर लोगे, -RT ln के लिख लो, है ना। ये लिख लिया के, और जैसे आपने के लिख लिया तो आपके पास यहाँ पे R की वैल्यू पता होती है, कितना होता है भाई, R की वैल्यू 8.3 होती है ना। तो -8.314, टेम्परेचर आपको गिवन था कितना 300 केल्विन, और ln के आपके पास 1/3 आया था। तो अगर आप इसको ऊपर लिखोगे तो ये माइनस में हो जाएगा वैल्यू, मतलब -8.314। देखो कैसे करता हूँ, ln 3 लिख लो,
ln3 लिख लोगे तो भाई माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो आपके पास माइनस आ जाएगा और ये माइनस मिल के पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो 8.314 इंटू 300 केल्विन और ln3 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी 0.477 है ना। log 3 की वैल्यू गिवन थी तो log में कन्वर्ट ही कर लोगे, कैसे कन्वर्ट कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, log में हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, ln3 को आप लिख सकते हो 2.303 और ये कितना हो जाएगा log 3, ऐसे कर लेना। तो यहाँ पे जब आप ओवरऑल सॉल्व करोगे 2735 जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के मन में डाउट चल रहा है कि सर मुझे ये भी बता दो कि ये आप मोल वाला कैसे कैलकुलेट करते हो, मतलब यहाँ पे ये मुझे मोल फ्रैक्शन के तरीके से जानना है, तो मैं तरीका आपको अभी सिखा देता हूँ यहीं पे, ठीक है, क्योंकि आपके मन में वो डाउट चल रहा हो। चलो अब इसको मैं सिखा देता हूँ दूसरे तरीके से। एक तो तरीका ये हो गया है ना, अब दूसरा तरीका क्या है वो सीखो। इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा ये रहा, देखो आपके पास क्या गिवन था, एच आई डिसोसिएट हो रहा है ना, एच आई तो ऐसे ही डिसोसिएट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ H2 हाफ I2, ठीक है। आप इनिशियली में यहाँ पे मान लो कितना है, इनिशियली आपके पास मान लो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम अब मोल के टर्म्स में आपको निकाल के बता ही दे रहा हूँ, 1 माइनस अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा/2, ये आपके पास अल्फ़ा/2 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 0.4 है क्योंकि 40% डिसोसिएशन गिवन है, 40% मतलब 40 डिवाइड बाई 100, तो ये आपके पास 0.4 ही आएगा। तो ये 1 माइनस 0.4 और ये 0.4/2 और ये 0.4/2, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास 0.6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे ये भी 0.2 हो जाएगा, ये आपके पास मोल आ गया। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन ऐसे निकलता है, कैसे निकलता है बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन आपके पास, मान लो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास एच आई के कितने मोल हैं 0.6 डिवाइड बाई टोटल मोल कितने हैं 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.2, है ना। ऐसे ही से 0.2 और टोटल मोल कितने 6 2 8 2 10, एक लिख लेता हूँ अब डायरेक्ट, है ना, एक लिख लेता हूँ। ये इसका वैल्यू आपके पास ये टोटल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब आप पार्शियल प्रेशर आप निकाल लो एच आई, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई निकालोगे, कैसे निकालोगे ध्यान देना। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, मोल फ्रैक्शन आप क्या लिखते हो भाई, ये लिखते हो एच आई, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई, इसे कैलकुलेट कर लो, ये 1 ये 0.6 ही आएगा और पी टोटल आपके पास पी मान लो, पी टोटल मान लो, पी इसका 0.2 और पी मान लो, है ना, है ना, यही मोल फ्रैक्शन यही तो आया आपके पास जो निकाला है। और यहाँ पे 0.2 इंटू पी मान लो, पार्शियल प्रेशर निकल के चला है। अब ये वैल्यू आप के पी यहाँ पे निकाल लो, के पी क्या होता है प्रोडक्ट 0.2 और ये पी के पावर इतना, और ये भी तो है 0.2 इंटू पी के पावर हाफ, और यहाँ पे रिएक्टेंट में निकालोगे कितना आएगा 0.6 और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है तो पावर 1 लिख लो, और ये पी भी है ना। अब देखो पी से पी टू द पावर हाफ, इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या हो जाएगा पी पे पावर हाफ, इसको जब अरे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पी पे पावर हाफ प्लस पी इंटू पी पावर हाफ क्या हो जाएगा पी पावर हाफ ऑफ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये पूरा पी से पी और ये जो पी पावर 1 आएगा ये वैल्यू ये कट गया। अब बस ये 0.2 ये बचा तो 0.4 और ये क्या हो जाएगा 0.6 और ये 4/6 लिख लोगे तो ये फर्दर 2/3 हो जाएगा। नहीं इसे मतलब कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास 1/3 आएगा समथिंग डाटा। मैंने कैलकुलेशन कहीं पे इजी किया है, आप इसको ज़रूर अच्छे से देख लो। 0.6 है ठीक है, तो 4 ठीक है, 0.6 ठीक है, तो ये 4 ये आपके मैंने कैलकुलेशन कहीं भी इजी मिस्टेक किया है तो आप कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे मेरी गलती कहाँ पे हो रही है ना। 0.4 है ठीक है, 0.4 है पार्शियल प्रेशर, तो ये मैंने अगर एक बार चेक कर ले 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 10 2 जो 4, हाँ देखो यहाँ पे हो रहा था ना 1/5 आता है दोस्तों ये, है ना, यही हो रहा था मिस्टेक। यहाँ पे मैंने जो 0.2 लिख दिया ये आपके पास 1/5 आ रहा था, ये 1/5 आ रहा था, है ना। तो ये आप नोट करके आगे बात ध्यान दे लेना मैंने कैसे किया है, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना ठीक है।
1/5 आ रहा है। तो आपके पास डाटा आ जाएगा। मैंने आपको बस ये बताने की कोशिश की कैसे कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट जो कर दे रहा था, ठीक है। तो ये डाटा आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये वो इतना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आप चूज करो, क्या हो जाए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। स्पॉन्टेनियस के लिए हमारे पास स्पॉन्टेनियस के लिए जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है। और प्रोसेस विथ आइसोबारिक, कभी आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस है तो वहाँ पे जो डेल्टा पी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और आइसोकोरिक के लिए जो आपके पास प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी बराबर 0 होता है। तो और कभी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो वहाँ पे जो डेल्टा एच आता है वो नेगेटिव आता है। और कभी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहाँ पे डेल्टा एच जो आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ये तो आपके पास गलत है ना। मैंने सही यहाँ पे लिख, प्रोसेस विथ आइसोबारिक तो है और ये आइसोकोरिक नहीं, ये आइसोथर्मल है। अगर डेल्टा टी आपके पास 0 है तो वो क्या होता है, आइसोथर्मल होता है, ठीक है। तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक, हाँ भाई ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.0 ऑफ एन आइडियल गैस is allowed to expand isothermally into vacuum until the total volume is 2.0 liter. The amount of heat absorbed आपसे पूछा है। देखो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में आधा क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ा करो। आपसे बोला है कि वैक्यूम में क्या हो रहा है भाई, मतलब एक्सपैंड हो रहा है इंटू वैक्यूम में हो रहा है ना। तो हमें पता है जो वर्क डन होता है आपके पास माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। कभी पी एक्सटर्नल का बात करें इरिवर्सिबल में प्रोसेस में आपके पास वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है ना। और कभी हमेशा पी एक्सटर्नल जो होता है वो 0 होता है इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपके पास भाई क्या ही प्रेशर लगाओगे वो 0 ही हो जाएगा, बहुत सारा वैक्यूम भाई है ना। और वहाँ पे अगर पी एक्सटर्नल 0 तो आपके पास भाई डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा। पी की वैल्यू 0 मतलब 0 इंटू सब 0 हो जाएगा। और अगर डब्ल्यू आपके पास 0 हो गया तो आप ये भी बोल सकते हो कि डब्ल्यू 0 तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा यू हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। कहोगे क्यों 0, क्योंकि प्रोसेस आपके पास भाई आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी 0 और डेल्टा टी 0 तो मतलब डेल्टा यू डायरेक्टली होता है टी के, तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। और डेल्टा यू 0 हो गया तो आपके पास भाई हीट आपसे ये बोला है इंटू वैक्यूम द एक्सपैंड एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट। अब हमें बताया यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्लू। तो अब एक चीज़ बताओ, यू 0 हो गया, क्यू नहीं पता है, डब्लू 0 हो गया तो क्यू भी तो आपके पास 0 ही हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलर हीट कैपेसिटी, क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ो। द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इतना। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 5000 जूल अपॉन हीटिंग इट फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे से, जो आपसे बोला है वो लिख लो। आपको बोला है सीपी मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी क्या होता है भाई 20.785 जूल केल्विन इनवर्स, और क्या गिवन है मोल इनवर्स गिवन है, ठीक है। ये आपके पास डाटा गिवन है। आपसे बात किया था कि आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इतना, प्रेशर की वैल्यू आपके पास गिवन थी 20.785, ठीक है। वही ये तो मोलर हीट कैपेसिटी गिवन था। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास कितना गिवन है 5000 जूल गिवन था। और टेम्परेचर आपके पास डेल्टा टी अगर निकालना चाहो तो वो कितना आ जाएगा, अगर डेल्टा टी निकालो तो 500 केल्विन में माइनस कर दो 300 केल्विन ही आ जाएगा, 200 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आ गया तो आपको एक फार्मूला पता होगा, डेल्टा यू बराबर क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी होता है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में फार्मूला। और आप जब ऐसे निकालोगे एन सी वी की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, जो आपके पास आ जाएगा 5000 डिवाइड बाई 200। तो ये वैल्यू आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 25।
और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो होता है मेयर्स फॉर रिलेशन क्या होता है, Cp माइनस Cv बराबर NR होता है ना। तो आइडियल गैस मानो तो यहाँ पे R लिख सकते हो, और Cp माइनस Cv यहाँ पे, ये Cp आपके पास 20, ये आपकी गिवन था क्वेश्चन में। Cv हमने कितना निकाल लिया, अगर ये Cv मान लो हमारे पास n नहीं पता तो Cv आप निकालोगे तो यहाँ पे Cv बराबर हो जाएगा 25/n यहाँ से। तो आप लिख लो ये, चलो ये n हम आइडियल नहीं, यहाँ पे n लिख लो पूरा पूरा, क्योंकि क्वेश्चन बताया नहीं था ना। तो 8.314 आइडियल होता है तो 1 ले लेते। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 25, और 25 डिवाइड बाई 27.85 माइनस 8.314, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई भाई। तो ये याद रख लेना आप, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहीं पे और बता देता हूँ कि जब आपके पास मोनो एटॉमिक गैस हो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए है ना, Cv बराबर होता है 3R/2 और Cp बराबर होता है 5R/2। डाई एटॉमिक के लिए 5R/2 Cv की वैल्यू होता है, और ये कितना होता है 7R/2 होता है। और कभी आपके पास गामा निकालना हो तो गामा की वैल्यू होती है Cp/Cv होता है ना, ये भी आप याद रख लेना, क्या पता आपसे कभी पूछ ले, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। तो फिर से ये क्वेश्चन तो आई होप फिर से हमने करा दिया, पर फिर से आ गया, कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। तो डेल्टा H यहाँ पे जो होता है, मैंने आपको बताया डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस NgRT होता है ना। अभी मैंने आपको बताया था विच ऑफ द रिलेशन इज, डेल्टा U बराबर क्या होता है प्लस डेल्टा NgRT होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास Q PV के टर्म्स में गिवन था, कोई बात नहीं, PV के टर्म्स में आपके पास ये भी हो जाएगा, अलग थोड़ी है, क्योंकि आपके पास पता है ना W बराबर क्या हो जाता है, W बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पे माइनस P इंटू डेल्टा V। तो फिर से अगर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वही बात है, ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस ही गिवन था, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो गया। पर दूसरे को चेक कर लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर पहला नॉट करेक्ट, और ये Q प्लस W ये तो करेक्ट है, आपके पास करेक्ट फार्मूला ये होता है। और कभी डेल्टा सिस्टम, क्या डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग, ये हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ये आप पढ़ते हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, है ना। हालांकि ये केवल याद रख लो डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग, और क्योंकि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती जा रही है, तो ये आप फैक्ट की तरीके याद रख लो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होता है। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज स्टेट वेरिएबल। अच्छा स्टेट वेरिएबल कौन कौन से हैं आपको, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल होते हैं। देखो स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल जो आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, है ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, डेल्टा U, डेल्टा V और डेल्टा H, ये स्टेट वेरिएबल है ना। डेल्टा P भी होता है ना, ये भी याद रख लेना, स्टेट वेरिएबल होता है। T भी हमारे पास होता है। देखो Q और W जो होते हैं, Q और W ये क्या होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं ये सारी चीज़ें। एक फैक्ट के बाद बता दूँ, मान लो आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस है ना, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है A B C D, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर मान लो मैं बोलूँ बताओ डेल्टा U क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मान लो ये डेल्टा U निकालना है आपको, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा, ये यहाँ से चला, ए से चला वापस ए पे ही आ गया, तो ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U क्या हो जाएगा, स्टेट वेरिएबल है इसलिए क्या हो जाता है 0। तो कभी साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जो स्टेट वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। हालांकि यहाँ पे स्टेट वेरिएबल कौन कौन से थे, केवल आपके पास 3 ही थे, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और H आपके पास था। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रख लेना।
3 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। अ सिस्टम डज, क्या बोल रहा है, अ सिस्टम डज 200 जूल ऑफ, तो इसको देखो सॉल्व करने में कैसे करोगे। अ सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, अभी तो मैंने आपको बताया। तो -200 जूल, ये अंडरस्टूड है ना। और क्या बोला है, एंड एट द सेम टाइम हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव हो जाएगा ना। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, Q प्लस W होता है। बस इंटरनल एनर्जी आपसे पूछा था 150, Q की वैल्यू आप -200 और ये निकाल लोगे कितना हो जाएगा, -50 जूल हो जाएगा, है ना। और अगर मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहो, मैग्नीट्यूड आपसे बोला था, तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपके पास ये हो जाएगा ना 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगो अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलॉन्ग द पाथ ABC शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हो आप बताओ। अगर आपके पास ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है तो वर्क डन आप क्या कैसे निकालते हो, वर्क डन अंडर PV डायग्राम, है ना। ये आपके पास वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे, है ना, वहाँ पे प्रेशर गिवन है। तो कभी भी वर्क डन आपके पास यहाँ पे अगर ग्राफ के माध्यम से गिवन होता है तो PV एरिया अंडर PV डायग्राम आप निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ट्रेपेजियम बना है ना, तो वर्क डन आपके पास कैसे निकालोगे, यहाँ पे हाफ, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है ना। तो पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा, और ट्रेपेजियम का वैसे एरिया निकालने की ज़रूरत है नहीं, पर मैं आपको वो भी बता देता हूँ, दूसरा तरीका बता। देखो ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ना, लेकिन मैं वो उस तरीके से नहीं करूँगा क्योंकि आप नीट के बच्चे हो तो मैथ में नहीं जाना। सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, अगर किसी को निकालना आता है तो इससे निकाल लो, लेकिन मैं कहूँगा इससे मत जाओ। देखो आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ बन रहा है ना, ये 8 एक्चुअल में 8 यहाँ पे था, है ना, इसे हम 8 यहाँ पे मानते हैं ना, क्योंकि फिगर हाथ से बना है तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। तो 8 यहाँ पे था, और ये भी मत भूलना 2, 2 भी गिवन था। तो मैं कहूँगा आप 2 एरिया निकाल लो। एक बार एरिया ऑफ ये वाला निकाल लो, स्क्वायर, ये फर्स्ट एरिया हो गया और ये सेकंड ट्रायंगल का एरिया। तो मान लो स्क्वायर का एरिया आप निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 8 दिख रही है, लेकिन आपके पास ये 2 से स्टार्ट है ना, 2 से स्टार्ट है, मतलब 2 माइनस कर दोगे इसमें तो ये 6 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं, ये जो डाटा है यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट है, 1, 2 मतलब 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 2 हटा दोगे ना, है ना भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये कितना आ गया, ये वैल्यू आपके पास 6 आ गया, और वहाँ ऊपर की वैल्यू आपके पास वो ये भी डाटा देखो, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस भी आपके पास, यहाँ ये एक्स भी आपके पास 2 था और वाई भी 2 था, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करके निकालोगे, टोटल यहाँ से यहाँ 8 था, 2 माइनस कर लोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 8 में से 2 6 आ जाएगा। और ये आपके पास स्क्वायर वाले का एरिया निकाला। अब ट्रायंगल वाले का एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि सर ये हाफ कहाँ से लिख दिए, तो हाँ स्क्वायर वाले में हाफ नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट होता है ना, तो L इंटू बी होता है स्क्वायर में, ये ट्रायंगल वाले में होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे हाफ, और यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे देखो कितना है, इसे अगर निकालोगे तो ये कितना है, डिफरेंस ले लो, यहाँ 8 है और ये 12 है, तो 12 माइनस 8 करोगे तो 4 हो जाएगा, और इंटू हाइट कितना 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास वैल्यू, ये आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 4, नहीं ये 12 आ जाएगा, और ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास 36, तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 36, इसे ऐड करो 48 पास्कल मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अच्छा 1 पास्कल बराबर अभी मैंने बताया था, 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 जूल पर मीटर क्यूब होता है ना, तो उसे आप चेंज कर लोगे तो आपके पास 48 आ जाएगा, है ना, उसकी दिक्कत मत लेना। आपके पास ऑप्शन नंबर जूल में निकालना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है ये, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लास्ट क्वेश्चन है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास है 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बाई 5000, ठीक है। डेल्टा यू आपके पास कितना है, 5000 है, ठीक है।
और डेल्टा टी आपके पास कितना हो जाएगा 500 माइनस 300, डेल्टा टी भाई चेंज 200 हो गया। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखते हो तो डेल्टा यू बराबर हो जाता है एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू आपको पता है कितना है 5000, एन आपको कितना गिवन है इनिशियली 4 गिवन है, 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सी वी आपको क्या सी वी ही पूछा था क्वेश्चन में, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 200 केल्विन। सी वी की वैल्यू जस्ट आप कैलकुलेट कर लो, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और 2 1 जा 2, मैं 2 5 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये आपके पास कितना सी वी बराबर 25/4 है ना, 25/4, तो सी वी इजक्वल टू 46, और ये इतना हो जाएगा 25 जूल में आ जाएगा, जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगर आपको, मैं मानता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे डिफ़िकल्ट है ना, पर अगर किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम का कैसे किया है ना, ये मैं बस ये बात बताना चाहता था। जैसे देखो आपके पास यहाँ पे ये जैसे जो मैंने लिखा ना, ये 2,2 किसी को नहीं समझ आएगा, तो ये 2,2 मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास ये 2 से है, 2 6 8, और यहाँ पे आपके पास क्या था 8 था। तो अगर आप अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस तो 1 से स्टार्ट होता है ना, लेकिन यहाँ 2 से है, तो 2 आप माइनस कर दो, तो 8 माइनस 2। ठीक है, फिलहाल आपसे नीट में मैथमेटिक्स नहीं करवाएंगे, और करवाएंगे तो इससे एक्सट्रीम नहीं करवाएंगे आपको। तो ये मैं ट्रेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए, कॉन्सेप्ट बहुत यही यूज होगा, और कैलकुलेशन आपके एग्जाम में बहुत ईजी आएगा, तो आप तरीका सीख लो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, अगर डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 37 ईयर PYQ नीट ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना, सारे इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएंगे 15-20 मिनट में, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके। ठीक है, बाकी बॉबी सर भी आपको अभी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।